आज का हमारा जो गणित का मॉडल पेपर है बहुत ही अच्छा है और ये मॉडल पेपर जो भी है ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? वे ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभक्त होती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जा सकता है। तो अभाज्य एक संख्या नहीं, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों दो है। दो आपने देखा होगा ये दो से ही कटती है और एक से ही कटती है, इसका मतलब अभाज्य हमारा यहाँ से दो हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे दो है आपका, और बाकी कई ऐसी संख्याएं हैं जो आपको मिलेंगी देखने को। दो है, दो है, तीन है, पाँच है, सात है, 11 है, 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप 140 आप लिख लेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड मतलब जो आपको बताए अभी उन्हीं से आपको दो से दो अभाज्य है, 2 सती 14, फिर आप 2 से काट देंगे तो ये 35 आ जाएगा। फिर आप 5 से काटोगे 7 आ जाएगा। 7 5 अभी कोई नहीं कटेगा तो इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंड है और ये ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बिल्कुल वैसा ही है, 3125 का घातांकी रूप क्या होगा? तो आप इसे इनको भी अभाज्य गुणनखंड में कर लेंगे। तो दो, अगर आप इसको देखिए 5 से काटते हो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 25, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आएगा, फिर 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 की पावर 5, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। तो यहां से ऑप्शन बच्चों सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल क्या होगा? तो आप हल करना जानते हो, चूंकि यहाँ पर गुणांक आपके बराबर ही हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 रखोगे। जैसे ही आपने रखा इसमें हम जोड़ देंगे दोनों समीकरणों को, तो 2x इक्वल टू बच्चों 4 आएगा। तो x इक्वल टू 4/2 यानी 2, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर है नहीं, यहाँ है नहीं, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? अगर मैं पहली समीकरण में इसको सेटिस्फाई कराऊं तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 बराबर 2, 2 बराबर 2 आ गया। अगर आप समीकरण 2 भी ले लीजिए, ये वाली, यानी x प्लस वाई बराबर 2, तो x की वैल्यू 2 है, y की बराबर 0, तो 2 बराबर 2, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा बच्चों। अगला है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कभी भी आप दो रेखाएं जो सरल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी की वैल्यू क्या होगी? अगर इसके मूल दोनों समान है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी जो है वो कितना होगा बच्चों? 0 होता है। ये समान होने की कंडीशन है। डी क्या होता है? ये होता है हमारा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें आप रख दोगे b की वैल्यू यहाँ 12 है, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4, और a बराबर 3 है तो c इक्वल टू 0। 12 बरेम 144 माइनस 12c इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 144 बराबर 12c, विच इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 144 बटे 12, 12 बरेम 144, यानी c की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी, जो कि ऑप्शन सी में भी आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विघात समीकरण x² यानी x² माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल। तो इसे हम x² इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 4 लिख देंगे, और ये प्लस माइनस 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है। तो इसकी जो सोल्यूशन आएगा वो x बराबर -2 और x बराबर +2 आएगा। तो यानी दोनों का सम्मिलित रूप यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? तो विविक्त कर बच्चों क्या होता है? ये होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये विविक्तकर कहलाता है। तो आप यहाँ पर ये विविक्तकर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू यहाँ 3 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 1/3, 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, प्लस का हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4, इसका मतलब यह आ जाएगा 0। तो इस विविक्तकर की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप बिल्कुल सही है, सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते कभी भी, कि आप कोई भी एक वर्ग ये बना लीजिए, दूसरा वर्ग ऐसे आप बनाइए बड़ा सा, तो सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते, समान भी नहीं हो सकते। इसका यही मतलब हुआ कि वो दोनों कैसे होंगे बच्चों, समरूप होंगे, यानी उनका जो है रूप जो है वो एक जैसा होगा, यानी उनके जो भुजाओं का अनुपात है वो सब सेम होगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, पहले आपको लोग जान चुके हो। असंभव जो प्रायिकता होती है उसकी जो घटने की प्रायिकता है वो 0 होती है, और निश्चित की 1 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं इतने तथा इतने से समदूरस्थ के निर्देशांक क्या होंगे? थोड़ा सा प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इस प्रश्न को बहुत बड़ा न करते हुए सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको एक्स मान लीजिए कोई है, यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। ठीक है, अब आप इसको, इसका जो एक बिंदु दिया गया है -2 2,5, तो 2 और 5 मतलब नीचे चला जाएगा ये कहीं, तो 2, -5, और अगला है -2, 9, ये कहीं चला जाएगा ऐसे। तो ये दोनों ही यहाँ से, ये दोनों समदूरस्थ हैं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी आप निकालोगे, और निकालते ही आप इनके जब समदूरस्थ लगाओगे फार्मूला, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो माइनस, बच्चों साथ ही आप थोड़ा सा हल जरूर कर लीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला बन जाएगा। मतलब आपको मैं ये भी बता सकता हूँ आपको करना क्या होगा, यही जो बिंदु होगा 0, चूंकि x अक्ष पर है, 0 का x, 0, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी दोनों को बराबर कर देंगे, और x के लिए हल करेंगे तो x = -7 आएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी क्या होगी? ये भी बच्चों प्रश्न वही है, यहाँ पर चूंकि थोड़ा कम लगेगा, तो अंडर रूट 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 है माइनस का 1, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 है 3 माइनस y2 है 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 और 1 6, 6 का वर्ग 6 रंग 36, प्लस 3 में से 1 गया 2 या 1 1 एकम 1, तो कुल मिला के अंडर रूट 36 जिसका वर्गमूल निकलने 37 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, यानी इसकी जो माप आएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो आएगी अंडर रूट 37। अगला प्रश्न आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई 2 tan 30 अपान 1 + tan 30 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये देखिए आप केवल वैल्यू ही लिख लीजिए 2, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, 1/√3 अपान 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। जरा इसको हल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1/√3 अपान 1 + 1/3। आप इसे जब हल करोगे, देखिए मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, तो आ जाएगा 2/√3 अपान 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ जाएगी 4/3। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/√3 और ये आपका 4, 3 जो है ऊपर चला जाएगा और अपान 4, 2 एकम 2 दूनी 4, √3 से इससे तो बच जाएगा √3, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर√3/2। यानी इसको जब हल करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर√3/2। ये किसके बराबर होती है sin 60, जो sin 60 होता है उसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगला भी प्रश्न एक ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन
थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। यानी tan 46 प्लस a बराबर cot 30 हो तो a की वैल्यू क्या होगी। अब आप करिए क्या, इसको करने के लिए आप छोटी सी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। क्या हम करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे tan 46 प्लस a इक्वल टू, इसको भी कॉट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 60 रहेगा 30, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 60। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और ये हो जाएगा tan 46 प्लस a। इसका मतलब दोनों तरफ tan है तो इनके एंगल बराबर होंगे। 46 प्लस a बराबर 60, तो a इक्वल टू 60 माइनस 46 आप करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा 14 यानी 14, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा द्वारा त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। वैसे जब ये पूरा चलता है आपको याद होना चाहिए, तो इसकी जो परिधि होती है ये होती है 2 पाई आर, और अगर थीटा द्वारा होता है तो ये होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन देखिए ए वाला जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अगर कोई आपका ये त्रिभुज वृत्त है और बाह्य बिंदु से जो भी इसकी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, पी बी ए सदैव आपस में दोनों बराबर होती हैं, तो किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं वो सदैव बराबर होती हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r के बराबर हो तो गोले और बेलन का आयतन। तो चूंकि गोले का आयतन बच्चों क्या होता है कि आपको याद रखना, देखिए इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया गोले का। अब आपके सामने बेलन, वैसे तो बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता है। तो अब आप यहाँ से देखिए पाई पाई रहेगा, r की जगह यहाँ पर r त्रिज्या है और h जो है वो 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा पाई 2 पाई r क्यूब। इसका कितना आ गया 2 पाई r क्यूब। और गोले का कितना है, तो गोले और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, अनुपात। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब और बटे 2 पाई r क्यूब, ये दोनों कट जाएंगे, 2 एक कम 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा 2/3 अर्थात 2:3। तो यहाँ से आप 2:3 वाला ऑप्शन चुन लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक किनारे पर नुकीली की गई बेलनाकार पेंसिल। तो आपका पेंसिल कैसा होता है, देखिए आप लोग भी देखे होंगे, ऐसी आप एक पेंसिल बच्चों बना लीजिएगा और वो पेंसिल कुछ ऐसी दिखती है। तो आप ये देखिए, ये आपका एक शंकु है और ये आपका क्या हो गया बेलन। तो एक शंकु और एक बेलन का संयोजन ही एक छिली हुई पेंसिल होता है। तो यहाँ से बच्चों ऑप्शन ए आप बहुत इजीली लगा लेंगे। चलिए पढ़ता हूं मैं अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यानी ये माध्य दिया है, ये माध्यिका दी तो बहुलक, तो बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध क्या होता है, सभी को याद होगा, ना याद हो तो आज इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, कि अगर आप इसे नहीं याद कर पाते तो आपके लिए बहुत सबब, मतलब आखिर बहुत ये प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुलक बराबर होता है बच्चों 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब आप यहाँ से देखिए 3 माध्यिका आपकी दी गई है यहाँ पर 20 माइनस 2 माध्य 20.5। अब आप इसे हल करोगे, 20 × 60 और 20 दूनी 40 और 1 41। जब आप इसका अंतर करोगे आ जाएगा 19। इसका मतलब वहां पर बहुलक कितना आएगा बच्चों 19, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न 20वां है, यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5 6 7 7 तथा अल्फा तथा 2 का बहुलक अगर 7 हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप 2 2 देखिए 2 बार आता है और 3 जो है वो केवल 1 बार आता है और 4 जो है वो आपका केवल
और केवल एक बार आता है, 5 आपका 3 बार आता है, 7 आपका 3 बार आता है, लेकिन एक अल्फा भी है। तो अब अल्फा क्या होगा, बहुलक चूंकि 7 है तो बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो 5 की भी बारंबारता 3 है, 7 की भी 3। अगर ये अल्फा की जगह 7 हो जाएगा तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 7 की 4। इसका मतलब अगर 7 बहुलक है तो अल्फा की जगह पर केवल और केवल 7 ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में बच्चों मिल रहा है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य वो होती है जिनमें कोई भी एक के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त न हो, यानी कोई भी कॉमन उसका गुणनखंड ना हो। 14 पैसे देखिए दोनों साथ साथ से कट रहे हैं। 18 और 25 एक के अलावा किसी से नहीं कट रहे हैं। 31 तिहाई होता है और ये देखिए 2 से कट रहे हैं। तो केवल और केवल सहअभाज्य यहाँ पर कौन हो पाएगा, जो ऑप्शन आपका बी वाला है, जिसका कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है एक के अलावा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल यानी हमारी जो इक्वेशन है वो है 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बराबर अगर आप देखोगे, a बराबर आपका है 3 और यहाँ पर b बराबर -4 और c इक्वल टू यहाँ पर है ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू ये होता है बच्चों c अपान a। तो c यहाँ 0 है, अपान आप 3 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग 0 ऑप्शन पहला ही दिया गया उसे हम सेलेक्ट कर देंगे। अगले प्रश्न में है, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। निश्चित तौर पे ये होता है किसी भी समरूप त्रिभुज के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 जो है 1/1/2 होता है और cos जो 30 है उसका √3/2 होता है, माइनस साइन की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यह आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, वो भी ऑप्शन ए में आपको मिल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की केवल 3 ही मापें हैं, माध्य, बहुलक, माध्यिका है। मानक विचलन जो है माध्य को नहीं मापता है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के निर्देशांक 8,0 तथा 0,8 इन बिंदुओं से बने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये जो दो बिंदु हैं 8,0 0,8, तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर x1 है 8 प्लस 0/2 यानी 8/2 यानी 4 आएगा। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे y1 प्लस y2/2, तो y2 यहाँ पर आपका 0 है प्लस 8/2 ये भी आ गया है 4, यानी इसके निर्देशांक आ जाएंगे 4,4। इसका मतलब अगर कोई जो दो बिंदु है 8,0 और 0,8, तो इनका जो मध्य बिंदु होगा वो आएगा 4,4, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता होने के लिए 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता होती है। तो यहाँ पर ये देखिए 1.5 जो कि 1 से ज़्यादा है, तो हमारी ये प्रायिकता जो होगी यही नहीं हो सकती है। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक मीनार की जमीन पर छाया लंबाई तथा ऊंचाई के बराबर है तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। मान लो ये मीनार है, उसी के बराबर एक कोण मतलब उसकी छाया है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये 90 डिग्री है। दोनों कितने कोण होंगे, 45। कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है,
इसका मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 होगा। अगला है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हो तो संख्याएं। देखिए मान लेते हैं एक संख्या हमारी x है, दूसरी y है, उनको जोड़ने पर 8 आता है और x हमारी बड़ी संख्या है, तो अगर हम उसका अंतर कर देते हैं x माइनस वाई तो 2 आता है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो आएगा 2x बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर निकल आएगा 5। देखिए ये आ रहा है तो यही होगा 5 और 8, क्यों दोनों को जोड़ते हैं 8 आता है, और दोनों को अगर मैं अंतर यानी दोनों को घटाता हूँ तब भी 2 आता है। जोड़ने पर 8 और अंतर पे 2, जिसका मतलब ऑप्शन केवल और केवल बी ही सही होगा। अगला प्रश्न है श्रेणी 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है या नहीं है, नहीं है, ए और बी दोनों, या तो ये होगी या फिर नहीं होगी। सबसे बढ़िया तरीका क्या है उनका, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे देखते हैं, हम पहले इन दोनों पदों का अंतर निकाल लूंगा यहाँ पे और देखूंगा कि भाई a2 माइनस a1 बराबर ये होना चाहिए a3 माइनस a2, ये हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 4, 2 इक्वल टू 4, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन केवल और केवल बी वाला सही होगा। कुल मिला के आज के हमारे ये थे 30 प्रश्न, यानी पूरा मॉडल पेपर था। शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पे पहली बार हो तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।